हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू इमर्जिंग बुल्स। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, कैसे म्यूचुअल फंड्स काम करता है, किस किस तरीके के म्यूचुअल फंड्स होते हैं और साथ ही साथ इसके प्रोज और कॉन्स दोनों क्या है, हम लोग ये सब कुछ भी जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए गाइस, बिना कोई देरी के ये वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मेरा नाम है प्रशांत, आप देख रहे हैं इमर्जिंग बुल्स। और ये मैंने नई सीरीज़ एक चालू की है म्यूचुअल फंड्स के ऊपर। ज़रूर आप कमेंट करके बताना कि आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है, नहीं आ रही है। और साथ ही साथ मैंने वीडियो फॉर्मेट भी थोड़ा चेंज किया है। आप ये भी ज़रूर कमेंट करके बताना कि क्या मुझे ऐसे वीडियोस बनाना चाहिए इन फ्यूचर। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। अभी सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि म्यूचुअल फंड्स क्या होता है। अभी म्यूचुअल फंड जानने के लिए ना, मतलब सिंपल सा तरीका ये है कि म्यूचुअल फंड्स क्या करते हैं ना, कि म्यूचुअल फंड ऐसे बहुत सारे, इतने सारे जो लोग हैं ना, ये लोग से पैसे जमा कर, मतलब ये लोग से पैसे कलेक्ट करता है और फिर एक स्कीम में इन्वेस्ट करता है। ठीक है, एक स्कीम में इन्वेस्ट करता है। और अभी वो स्कीम किसी भी तरीके की हो सकती है। ठीक है, मतलब अलग अलग टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं। कोई डेट म्यूचुअल फंड होता है, कोई इक्विटी म्यूचुअल फंड होता है, कोई गोल्ड म्यूचुअल फंड होता है, कोई हाइब्रिड होता है। फिर उसके बाद इक्विटी में भी दुनिया भर के म्यूचुअल फंड होते हैं। पैसिव होता है, इंडेक्स फंड होते हैं, एक्टिव फंड होता है, लार्ज कैप होता है, मिड कैप होता है, स्मॉल कैप होता है। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड का सीधा सीधा मतलब क्या, मतलब म्यूचुअल का मतलब होता है शेयर्ड। ठीक है, शेयर्ड। फंड का मतलब पैसा, मनी। ठीक है, तो ये शेयर्ड है, मतलब मान लो इसके पास से 100 रुपये आ गए, इसके पास से 100 रुपये आ गए, इसके पास से 100 रुपये। ऐसे करते करते मान लो फंड के पास 10,000 रुपये जमा हो गए। ठीक है, 10,000 रुपये जमा हो गए। अभी वो लोग उधर से 10,000 के फंड में से मान लो कोई 2,000 रुपये का स्टॉक है। 2,000 रुपये के उसने कितने स्टॉक ले लेंगे, वो लोग 5 स्टॉक ले लेंगे। फिर वो 5 स्टॉक को वो लोग इस ये लोग के पास डिवाइड करेंगे। ठीक है, वो हम लोग आगे देखेंगे कैसे डिवाइड होता है, क्या होता है। ठीक है, बट मोटा मोटी म्यूचुअल फंड का इतना ही कॉन्सेप्ट रहता है कि भाई ज़्यादा ज़्यादा लोगों से पैसे कलेक्ट करो और उसके बाद जाके एक जो भी अपना इन्वेस्टमेंट ले लो उधर से। ठीक है, वो उसका मेन मेन पर्पस होता है म्यूचुअल फंड का। अब म्यूचुअल फंड के कुछ अच्छा या बुराया भी होती है जो कि हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे। पहले तो अभी हम बता दो म्यूचुअल फंड्स किस तरीके के होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे, एक मिनट। टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड देखते हैं। तो म्यूचुअल फंड में मोटा मोटी 3-4 टाइप होते हैं। अगर हम लोग देखेंगे तो इक्विटी म्यूचुअल फंड होता है जो कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है। ठीक है, एक होता है डेट म्यूचुअल फंड जो कि बॉन्ड मार्केट या डेट मार्केट में इन्वेस्ट करता है। और एक होता है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड जो दोनों ही मार्केट में इन्वेस्ट करता है। मतलब मान लो 50% इक्विटी में इन्वेस्ट करा। ठीक है, और बाकी का 50% उसने डेट में इन्वेस्ट करा। ठीक है, एक टाइप का म्यूचुअल फंड होता है जिसको हम लोग कहते हैं गोल्ड म्यूचुअल फंड, जो गोल्ड में इन्वेस्ट करता है। ठीक है, अभी तक आप लोगों को ये समझ में आ ही गया होगा कि जो भी तरीके के म्यूचुअल फंड्स होते हैं ना, मतलब जिस मार्केट में एसेट क्लास है, अभी ये ना एसेट क्लास के हिसाब से डिवाइड हुआ है या क्लासीफाई हुआ है ये म्यूचुअल फंड्स। तो उसको हम लोग इक्विटी, डेट या फिर गोल्ड या फिर हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स भी कहते हैं। फिर उसके बाद होता है कैपिटलाइजेशन के हिसाब से म्यूचुअल फंड डिसाइड होते हैं, सेक्टर्स के हिसाब से, थीम के हिसाब से डिफाइन होते हैं, जो कि हम लोग आने वाले, जैसे हम लोग ये म्यूचुअल फंड की सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे, आने वाले वीडियोस में हम लोग डेफिनेटली वो सब भी आप कवर करेंगे। ठीक है, अभी म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है। तो सबसे पहला स्टेप होता है कि भाई लोगों से पैसे उठा लिए तुम लोग ने। ठीक है, उठाने के बाद फॉर एग्जांपल मान लो ये स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करे, एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है। ठीक है, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेगा। तो मान लो इसने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करा। अभी अगर मान लो 10 लोगों ने हज़ार हज़ार रुपये दिए थे। ठीक है, 10 लोगों ने हज़ार हज़ार रुपये दिए थे तो टोटल पैसे आ गए 10,000 रुपये। ठीक है, लेकिन अभी मान लो 10,000 रुपये में अभी जिन लोगों ने हज़ार हज़ार रुपये दिए, अभी वो लोग ने मान लो इस कंपनी ने या इस फंड ने सारे के सारे 10,000 रुपये वो लोग ने खरीद लिए HUL के। ठीक है, अभी करंट प्राइस HUL का कुछ 2,500 के आसपास है। तो अभी ये 10,000 में कितने 2,500 रुपये के शेयर खरीद पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग 4 शेयर खरीद पाएंगे। ठीक है, अगर इसको मैं 2,500 को 10,000 से डिवाइड करूँगा तो मुझे आंसर आएगा 4 शेयर। अभी मैं वो 4 शेयर 10 लोगों के पास कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूँगा, मैं नहीं कर पाऊँगा, करेक्ट। क्योंकि वो फ्रैक्शन हो जाएगा ना, फ्रैक्शन ऑफ शेयर हो जाएगा, मतलब मुझे 0.4 शेयर डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा हर एक बंदे को। मैं वो कैसे कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा। तो उसके बदले में म्यूचुअल फंड जो होते हैं, जो AMC होती है,
ठीक है। अगर आप लोगों को एएमसी नहीं पता तो मैं आप लोगों को एक एक चीज़ बताता हूँ। जो कंपनी जो पैसे कलेक्ट करती है उसको कहा जाता है एएमसी। ठीक है, जिसका मतलब होता है एसेट। ठीक है, एसेट यानी कि इक्विटी हो गया, गुड डेट हो गया, गोल्ड हो गया, उसको एसेट मैनेजमेंट, क्योंकि वो लोग मैनेज कर रहे हैं, और कंपनी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी क्या करती है, वो लोग है ना एक एन ए वी इशू करती है। एन ए वी का सिंपल सा मतलब होता है यूनिट। ठीक है, एक यूनिट इशू करती है। एन ए वी का फुल फॉर्म होता है नेट एसेट वैल्यू। ठीक है, ये नेट एसेट वैल्यू इशू करती है जिन लोगों ने भी इन्वेस्ट करा है उन लोगों को। तो मान लो अभी अगर मैं यहाँ पर से सब कुछ डिलीट कर दूँ पहले तो, ठीक है, अभी अगर मान लो कि कम एक मिनट, हाँ, हम्म, अभी मान लो कि एक म्यूचुअल फंड है जिस पे अभी अगर हम लोग ने ऑलरेडी अभी डिस्कस करा कि 1000 रुपये पे 10 लोगों ने ये करा, इन्वेस्ट करा है। ठीक है, तो 10,000 रुपये का उसका ये हो गया एसेट अंडर मैनेजमेंट। अभी एसेट अंडर मैनेजमेंट क्या होता है, जितना भी पैसा म्यूचुअल फंड्स के पास है, ठीक है, उस पर्टिकुलर टाइम तक उसको कहा जाता है एसेट अंडर मैनेजमेंट या AUM। ठीक है, अभी मान लेते हैं कि अभी करेंटली म्यूचुअल फंड के पास 10,000 रुपये ही है। ठीक है, नया नया म्यूचुअल फंड है, ये लोग के पास 10,000 रुपये ही है, और ये लोग के जो ये है क्या बोलते हैं इन्वेस्टर है, वो लोग भी 10 ही इन्वेस्टर है। तो अभी 10,000 को अगर हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे तो ये लोग का क्या कहते हैं नेट एसेट वैल्यू की कीमत आएगी 1000 रुपये के आसपास। ठीक है, अभी ये जो 1000 रुपये है, ठीक है, जो मार्केट में इन्वेस्ट हुए हैं, जो 10,000 रुपये जो मार्केट में इन्वेस्ट हुए, मान लो अभी जैसे हम लोग ने डिस्कस करता कि HUL के शेयर पे लोग ने एंट्री बनाई थी, HUL के शेयर में लोग ने इन्वेस्ट करा था जिसका करंट मार्केट प्राइस 2500 था। अभी ये मंथ चल रहा है नवंबर 2024 में। ठीक है, मान लो फॉर एग्जांपल ये प्राइस फरवरी 2025 में, आज से 3 महीने बाद, अगर मान लो ये 2700 रुपये हो गए। ठीक है, तो अभी अगर एक शेयर की कीमत 200 रुपये बढ़ गई, ठीक है, तो मतलब 4 शेयर की कीमत 800 रुपये बढ़ गई, तो अभी टोटल मार्केट में मतलब टोटल ये लोग के पास कितना पैसे बचे हैं, 10,800। ठीक है, अगर उसको मैं 10 लोगों से डिवाइड करूँगा तो कितना हो जाएगा, 108 रुपये। ठीक है, 1,080 रुपये, सॉरी। तो वो जो पैसे है, वो पैसे मतलब जो 80 रुपये का जो मुनाफा होगा, वो हम लोग का नेट एसेट वैल्यू वैसा बढ़ेगा। तो इन्वेस्टर को वैसे फ़ायदा होता है। अगर जो भी पैसा वो लोग ने जिस भी स्टॉक में या जिस भी सेक्टर में जिस भी एसेट में लगाया है, वो एसेट जैसा 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 ग्रो करेगा, वैसे ही नेट एसेट वैल्यू भी ग्रो करेगी। जैसा जैसा वो गिरेगा, क्योंकि शेयर की कीमत गिरेगी या उस एसेट की कीमत गिरेगी, तो वैसा नेट एसेट वैल्यू भी गिरेगा, और कहीं ना कहीं इन्वेस्टर को नुकसान हो सकता है। इस बात का हम लोग को ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। ठीक है, तो अभी तक आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। हम लोग आगे की स्लाइड पर बढ़ते हैं और देखते हैं आगे म्यूचुअल फंड्स के बारे में हम लोग को और क्या जानने मिलता है। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो ऑब्वियसली अगर हर एक कंपनी जो भी काम कर रही है, अभी जो एसेट मैनेजमेंट जो कंपनी है, वो लोग डेफिनेटली काम करके दे रहे हैं। इसके हम लोग फ़ायदे और नुकसान भी देखेंगे कि क्या क्या फ़ायदे और क्या क्या नुकसान है। बट उसके पहले हम लोग को समझना चाहिए कि कोई भी आप किसी की भी सर्विस लेते हो तो उसके ऊपर डेफिनेटली कुछ ना कुछ चार्जेस होंगे ही। ठीक है, क्योंकि कोई भी मतलब दान धर्म करने नहीं बैठा है। तो सबसे पहला जो चार्ज होता है उसको कहा जाता है टोटल एक्सपेंस रेशो। अभी टोटल एक्सपेंस रेशो या एक्सपेंस रेशो दोनों एक ही होता है। इसका क्या मतलब होता है, मान लो फॉर एग्जांपल मैंने मार्केट में या म्यूचुअल फंड्स पे अभी 1000 रुपये इन्वेस्ट करे। ठीक है, 1000 रुपये में से अभी ये पूरे के पूरे 1000 रुपये इन्वेस्ट नहीं होंगे मार्केट में। ठीक है, चाहे वो गोल्ड म्यूचुअल फंड हो, डेट हो, हाइब्रिड हो या इक्विटी म्यूचुअल फंड हो। ठीक है, उसमें से मान लो अगर 999 रुपीज़ इन्वेस्ट हो रहे हैं, तो ये जो बचा हुआ 1 रुपया है ना, ये 1 रुपया कहा जाएगा एक्सपेंस रेशो। एक्सपेंस रेशियो का सिंपल मतलब ये होता है कि जो भी फंड मैनेजर जो बैठा है, जो आपका म्यूचुअल फंड का जो फंड है वो जो मैनेज कर रहा है बंदा, वो बंदा अपना क्या कहते हैं अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा है, अपना रिसर्च इन्वेस्ट कर रहा है, उधर रिसर्च के लिए इतनी मेहनत कर रहा है। साथ ही साथ उसकी रिसर्च टीम है, कंपनी इतना बड़ा फंड हाउस चला रहा है, उसकी इलेक्ट्रिसिटी बिल्स विल्स बहुत सारी चीज़ें होगी, करेक्ट। तो वो लोग वो पैसे कहाँ से लेंगे, वो लोग वो पैसे लेंगे आपसे,
एक्सपेंस रेशियो के तौर पर, ठीक है। तो ये जो 1 रुपया 2 रुपया होता है, ये होता है एक्सपेंस रेशियो। तो 999 रुपीज़ आपका इन्वेस्ट हो गया मार्केट में, 1 रुपया आपके पास आ गया, मतलब म्यूचुअल फंड हाउस के पास आ गया। अभी आप सोचते रहोगे कि भाई 1 रुपये से लोग क्या कर लेंगे। तो 1 रुपया तो ये बहुत छोटा एग्जाम्पल है, करेक्ट। अभी एक एक म्यूचुअल फंड्स की जो ये होती है, क्या बोलते हैं, एसेट अंडर मैनेजमेंट होता है, वो होता है करोड़ों पे। मान लो इधर मैं एक नंबर लिख देता हूँ, ठीक है। ये हो गया मतलब 100 करोड़ 1000 करोड़ के आसपास हो गया। 1000 करोड़ 100 करोड़ जितना भी अगर है, उसके अंदर अगर 1% भी आप निकालते हो, 100 करोड़ का 1% हो गया 1 करोड़ रुपए। 1000 करोड़ का 1% हो गया 10 करोड़ रुपए। तो ऐसे ही ये लोग की बहुत बड़े बड़े, मतलब ये तो एक ही फंड का स्कीम का इतना पैसा रहेगा, 100 करोड़ 1000 करोड़, एक्चुअली इससे ज़्यादा रहता है। 100 करोड़ तो मान लो सबसे छोटा फंड रहेगा। 1000 1000 करोड़ के एक एक फंड हो गए, उसके बाद ऑब्वियसली ये लोग के 4 4 5 5 अलग अलग फंड रहते हैं एक फंड हाउस के पास। तो अच्छा खासा पैसा ये लोग के पास मिल जाता है, ठीक है। तो ये बात का हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। अभी एक्सपेंस रेशियो क्या बुरी बात है? डेफिनेटली नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली जो बंदा अपना इतना टाइम इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको भी तो उसको पगार वगार मिलना चाहिए ना, काम कर रहा है वो, उसका काम है, ठीक है। अभी एक्सपेंस रेशियो कितना हो सकता है? तो ये जनरली 0.2 से लेके 3% के आसपास हो सकता है, ठीक है। मतलब सीधी सी बात अगर बताओ तो अगर मान लो आप 100 रुपये इन्वेस्ट करते हो, अगर आपका एक्सपेंस रेशियो 0.2 का है, तो यानी कि आपका 99.8 रुपीज़ मार्केट में इन्वेस्ट हो रहा है। और अगर आपका एक्सपेंस रेशियो 3% का है, मतलब 100 में से आपका सिर्फ 97 रुपीज़ आपका इन्वेस्ट हो रहा है मार्केट में। तो इस बात का हम लोग को ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अभी इसके अंदर प्रॉब्लम या अगर हम लोग कहें ना कि मैं सबसे ज़्यादा फोकस किस चीज़ पे करता हूँ, अगर इन तीनों चार्जेस में अगर देखा तो एक्सपेंस रेशियो पे। क्यों मालूम है क्या? क्योंकि एक्सपेंस रेशियो एक ऐसी चीज़ है ना कि मार्केट चाहे चढ़ रहा हो चाहे गिर रहा हो, अगर मेरे पैसे इन्वेस्ट मैं कर रहा हूँ, जितनी बार भी मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ उतनी बार वो एक्सपेंस रेशियो जाएगा। मेरा फ़ायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है, इट डजेंट मैटर, ठीक है। वो मेरा एक्सपेंस रेशियो मेरे उतने पैसे पैसे उतना परसेंटेज जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर वो 100 रुपये जा रहे हैं, क्योंकि अगर मान लो मैं 1000 रुपये भरता उसके ऊपर भी 100 रुपये डिडक्ट होता, और अगर मैं 10,000 भरता तो भी उसके ऊपर अगर 100 रुपये डिडक्ट होता, तो फिर मैं उससे अच्छा एक ही बार एक लमसम में ही 50,000 या 1 लाख रुपये डाल दूंगा, जिसमें मुझे मालूम है कि 100 रुपये ही जाएंगे, तो वो मेरे लिए बहुत ही छोटा अमाउंट हो जाता है। बट अगर मैं परसेंटेज की बात करूँगा, तो अगर मैं 10,000 रुपये डाल रहा हूँ, ठीक है, 10,000 रुपये का 1% 100 रुपये हो जाएगा। 1000 रुपये डाल रहा हूँ तो उसका 1% 10 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा परसेंटेज वाइज में गेम जा रहा है। अगर मैं 1 करोड़ रुपये डाल रहा हूँ, ठीक है, 1 करोड़ रुपये में 1 करोड़ रुपये अगर मैं डालूंगा, तो उसके बाद, हाँ, अगर मैं 1 करोड़ रुपये डाल रहा हूँ तो उसका 1 लाख रुपये हो जाएगा, ठीक है। 1 लाख रुपया काफ़ी ज़्यादा अमाउंट होता है। पहले से अगर मैं 1 करोड़ रुपये इन्वेस्ट करने की अगर वो क्या कहते हैं क्षमता रखता हूँ, बट फिर भी 1 करोड़ रुपये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा एक बड़ा अमाउंट हो जाता है वो। तो वो बात का हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। तो इसलिए हमेशा हमेशा ना ये चीज़ देखने का कि जितना कम एक्सपेंस रेशियो होगा उतना ज़्यादा अच्छा है। बट सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंस रेशियो नहीं देखने का, साथ ही साथ ये भी देखना चाहिए हम लोग को कि एग्जिट लोड है कि नहीं। एग्जिट लोड क्या होता है ना, अगर आप एग्जिट लोड समझ गए ना तो आपको एंट्री लोड आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। एग्जिट लोड का सिंपल सा मतलब होता है कि आपने मान लो एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करा, फॉर एग्जांपल 1 जैन 2024 में, ठीक है। अभी आपको 3 महीने बाद 31 मार्च 2024 में आपको उन पैसों की ज़रूरत पड़ गई, आपने वो पैसे विड्रॉ कर ली, ठीक है, आपके पैसे आपने विड्रॉ कर लिया। लेकिन म्यूचुअल फंड हाउस क्या कहता है कि वो लोग, हर एक म्यूचुअल फंड का ना एक अलग अलग वो होता है, क्या कहते हैं, स्कीम होता है, या वो लोग का एक कंडीशन होती है, कि जिसके अंदर वो लोग कहते हैं कि भाई आप 6 महीने तक पैसे निकालोगे तो हम लोग आपको आपके पैसे दे तो देंगे, लेकिन उसके ऊपर हम लोग आपको एक एग्जिट लोड चार्ज करेंगे कि भाई आपने इतना जल्दी पैसे निकाल लिए। कुछ फंड हाउस 12 महीने का भी करते हैं, कुछ फंड हाउस के पास रहता भी नहीं है कि भाई आपको जब भी चाहिए तब भी निकाल लो, ठीक है। तो एग्जिट लोड कितना हो सकता है? एग्जिट लोड भी कुछ 1% से 3% के बीच में हो सकता है। तो अभी इसके अंदर मैं आप लोगों को पूरा पिक्चर बताता हूँ कि कैसा होगा, ठीक है। आपके फंड में अगर एग्जिट लोड है और अगर आपके फंड में एग्जिट लोड नहीं है तो कैसे आपको फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। अभी अगर मान लो कि आपने 100 रुपये इन्वेस्ट करा मार्केट में, ठीक है, आपका एक्सपेंस रेशियो था मान लो 1% का, तो जिसमें से 99 रुपीज़ आपके मार्केट में इन्वेस्ट हो गए, ठीक है, इन्वेस्ट इन मार्केट, ठीक है। अभी आपने 3 महीने बाद आपने ये फंड में से पैसे निकालने का सोचा।
अभी इसके अंदर मान लो एग्जिट लोड 1 रुपये का है, ठीक है, या 1% है, तो आपको मार्केट में गेन मिला हो या नहीं मिला हो ये फ़र्क नहीं पड़ता। मान लो सोच लो कि आपको 99 का 99 ही है अभी तक, ठीक है, तो आपको 1 रुपया फिर भी उसके ऊपर एग्जिट लोड जाएगा, मतलब 99 पैसे जाएगा, बट 1 रुपया पकड़ लेते हैं, तो आपके हाथ में आएगा 98 रुपीज़, ठीक है। ये नुकसान होता है एग्जिट लोड का, और स्पेसिफिकली अगर ज़्यादा एग्जिट लोड रहेगा। अभी अगर मान लो 99 की जगह अगर ये 100 रुपये हो गया होता, तो भी आपका 1 रुपया जाता, तो इसके अंदर आपका नुकसान नहीं हो रहा, क्योंकि आपने, मतलब नुकसान तो फिर भी 1 रुपया हो रहा है, क्योंकि आपने 100 रुपये डाले थे, बट आपको पैसे सिर्फ 99 ही वापस मिल रहे हैं। तो एग्जिट लोड वाले इस सिचुएशन में कब फ़ायदा होता है, क्योंकि आपका एक्सपेंस रेशियो तो जाएगा, नो डाउट, ठीक है, वो तो जाना ही है, कोई भी आप फंड ले लो, एक्सपेंस रेशियो तो हर एक फंड में रहेगा ही रहेगा। एग्जिट लोड कोई फंड में रहता है, कोई फंड में नहीं रहता है, ठीक है, बट ज़्यादातर फंड में जो भी फंड में रहता है, उन लोग का भी कंडीशन रहता है कि आप इतने टाइम बाद निकालोगे तो आपको एग्जिट लोड भी नहीं लगेगा, तो ये बात का भी हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। तो मान लो अगर जैसे हम लोग ने 100 रुपये इन्वेस्ट करे थे, जिसके 99 ही सिर्फ मार्केट में इन्वेस्ट हुए, ठीक है, उसके बाद अभी अगर ये मेरे 100 रुपये बढ़कर 105 हो गए, जिसका मुझे 1% अगर देना पड़ रहा है, ठीक है, जो मुझे कुछ 1.05 पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है, तो मोटा मोटी मेरे पास 103 पॉइंट समथिंग समथिंग 103.95 पैसे मिले बचेंगे। तो इसके ऊपर मुझे जो ऊपर के 4 रुपये का फ़ायदा फिर भी हो रहा है। तो अगर मार्केट अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है, मेरा फंड ने अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है, तो एग्जिट लोड अगर जाएगा तो मुझे इतना दिक्कत नहीं आएगा। बट लेकिन ये अगर हम लोग 100 रुपये की बात करेंगे तो उसके ऊपर 1 रुपये जा रहा है। बट जैसे जैसे आपका जो अमाउंट है, इन्वेस्टेड अमाउंट बड़ा होगा, तो एग्जिट लोड डेफिनेटली आपको चुभेगा। बट इसके अंदर अच्छी बात ये भी है कि अगर आपका क्या कहते हैं, जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो बढ़ रहा है, या अच्छा खासा बड़ा अमाउंट है, तो इसका ये मतलब होगा कि आपने एक ही बार में तो पैसे नहीं डाले रहेंगे, आप धीरे 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 एसआईपी के थ्रू आपने पैसे डाले होंगे। बाय द वे, अगर आपको एसआईपी क्या होता है नहीं पता है, तो आप ज़रूर कमेंट करके बता देना, मैं एसआईपी और लमसम के ऊपर भी एक वीडियो लेके आ जाऊँगा, जिस पर आपको मैं ज़्यादा और अच्छे क्लैरिटी से बता पाऊँगा, ठीक है। तो अगर आपका एक अच्छा खासा आप एसआईपी के हिसाब से पैसे डाल रहे हो, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा है, तो फिर डेफिनेटली फिर आपको एग्जिट लोड नहीं लगेगा, ठीक है। वो एग्जिट लोड किस पे नहीं लगेगा, जो सबसे पहली बार आपने फ़ंड डाला है। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट कर देना एसआईपी के बारे में, उसके ऊपर मैं बहुत ही ज़्यादा डिटेल से समझा दूंगा इसको, ठीक है। ये इतना ज़्यादा लोड लेने की बात नहीं है। तीसरा जो चार्जेस होता है वो होता है एंट्री लोड। ये काफ़ी बहुत ही कम फंड्स में होता है। अभी तो शायद ही मैंने कोई फंड देखे जिसके अंदर एंट्री लोड होता है। एंट्री लोड का सिंपल सा मतलब होता है कि अगर आपको इस फंड में पैसे डालने हैं तो उसका भी आपको चार्जेस लगेंगे, ठीक है। तो एंट्री लोड काफ़ी कम, बहुत रेयर होता है ये, कि ये एंट्री लोड होता है कोई भी फंड में। बट एंट्री लोड भी एक नाम की चीज़ होती है। आपको ये भी चीज़ देखना चाहिए कि भाई आपको इस फंड में एंटर होने के भी आपको कुछ पैसे लग रहे कि नहीं लग रहे। मेरे हिसाब से कोई भी फंड आप चूज़ करते हो तो उसका एक्सपेंस रेशो सबसे लो होना चाहिए, ठीक है, लो एक्सपेंस रेशो। क्योंकि इसके अंदर जैसा कि मैंने बताया कि आप मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, आपको एक्सपेंस रेशो देना ही पड़ेगा, ठीक है। एग्जिट लोड मिनिमम ड्यूरेशन होना चाहिए, जिसका मिनिमम ड्यूरेशन क्योंकि मान लो अगर आपको 3 महीने बाद 6 महीने बाद पैसे चाहिए, तो ऐसा ना हो जाए कि आपने जो प्रॉफिट कमाया है तो उसका भी आप डिडक्शन करके दोगे, फिर उसके बाद उसका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, तो आपके पास मोटा मोटी आपका प्रॉफिट की जगह आपका लॉस हो रहा है एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है। उस बात का ध्यान रखना चाहिए। और एंट्री लोड तो हो ही ना, ऐसे फंड आप लोगों को देखने चाहिए। अभी कौन से फंड अच्छे होते हैं, कौन से फंड आप अपने को सिलेक्ट करने चाहिए, ये सब चीज़ के बारे में भी हम लोग डेफिनेटली आने वाले वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। डेफिनेटली मैं ये आपको नहीं सजेस्ट करूँगा कि ये वाला फ़ंड ले लो या जो भी है ऐसा कर लो, बट मैं आपको ये बता सकता हूँ कि फंड आप जब चूज़ करते हो तो आपको क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, समझनी चाहिए, ठीक है। वो हम लोग डेफिनेटली डिस्कस कर सकते हैं, और क्या क्या फ़ंड के टाइप होते हैं वो हम लोग आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको जल्दी से जल्दी म्यूचुअल फंड के ऊपर और भी दूसरे वीडियोस चाहिए तो म्यूचुअल फंड कमेंट आप ज़रूर कर देना, या फिर कोई एक स्पेसिफिक टाइप का म्यूचुअल फंड के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर भी वीडियो जल्दी ज़रूर बना दूँगा। अभी जो अगली चीज़ है वो है प्रोज एंड कॉन्स, ठीक है। प्रोज एंड कॉन्स, अभी हर एक चीज़ होती है उसका सिंपल सा एक होता है कि किसी चीज़ की अच्छाई है, किसी चीज़ की बुराई है। इस म्यूचुअल फंड की सबसे अच्छी बात क्या है प्रोज में, कि इन्वेस्ट विद स्मॉल कैपिटल। अभी काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड है जिससे आप 100 रुपये महीना से भी शुरू कर सकते हो। काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड आपको 500 रुपये से शुरू कर देते हैं, 1000 रुपये से शुरू कर देते हैं। अभी इसके अंदर अच्छी बात क्या होती है कि अगर मान लो मुझे
गोल्ड में इन्वेस्ट करना है फॉर एग्जांपल, तो आज गोल्ड की कीमत कितनी चल रही है, 70,000 80,000 रुपये, तो मेरे पास 80,000 रुपये होने चाहिए, ठीक है। अगर 80,000 नहीं भी रहे, ठीक है, अगर मुझे छोटा मोटा कोई रिंग विंग लेना है तो भी मेरे पास मिनिमम 5,000 रुपये तो होने चाहिए। 5,000 रुपये अगर मेरे पास नहीं है तो फिर मैं उसके ऊपर इन्वेस्ट नहीं कर पाऊँगा, करेक्ट। तो वो चीज़ का मुझे ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो अगर मुझे मेरे पास अगर मान लो मेरे पास जेब में 100 रुपये 50 रुपये, सॉरी 50 तो नहीं, 100 रुपये 500 रुपये है, तो मैं आराम से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी बात हो जाती है, ठीक है। दूसरी अच्छी बात क्या होती है म्यूचुअल फंड की, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है कि म्यूचुअल फंड अभी जैसे मान लो कि म्यूचुअल फंड वाले ने 50 लोगों से पैसे लिए, ठीक है, 50 लोगों से पैसे लिए लोग ने, तो ये लोग एक ही स्टॉक में पैसे नहीं डालेंगे, वो लोग डाइवर्सिफाई करेंगे कि वो लोग का ऑब्वियसली रिस्क कम हो जाए और रिटर्न्स वो लोग जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा ये लोग देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अभी अगर रिस्क कम करना है तो ये लोग को क्या करना पड़ेगा, अलग 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 स्टॉक्स में पैसे डालने पड़ेंगे, वो भी अलग अलग सेक्टर के। तो जो आप डाइवर्सिफाई करना चाहते हो पोर्टफोलियो, जैसे अगर जिसका कैपिटल ही छोटा है, अगर जो 10,000 रुपये लेके बैठा है मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, वो डाइवर्सिफाई कितना करेगा, वो एक स्टॉक हिंदुस्तान यूनिलीवर का ले लिया मान लो, एक स्टॉक उसने ब्रिटानिया का ले लिया, एक स्टॉक रिलायंस का ले लिया, एक स्टॉक टीसीएस का ले लिया, एक हीरो मोटर कॉर्प ले लिया, तो इसके एक एक स्टॉक ही मिलेंगे, करेक्ट। लेकिन यही 10,000 रुपये को अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो वो पाँच, मतलब आपने इधर से 5 ही स्टॉक लिए, ये 10,000 रुपये में आप नहीं नहीं बोल के म्यूचुअल फंड 30 से 40 स्टॉक तो आराम से ले लेता है। तो आपका जो रिस्क है ना वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है, रिटर्न्स डेफिनेटली, कि अगर मान लो इधर आप 5 स्टॉक में बहुत कॉन्सेंट्रेटेड बेट है, तो अगर इसके अंदर 5 में से अगर आपके 4 स्टॉक अच्छे खासे चल गए तो आपका रिटर्न काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो सकता है, बट रिस्क भी उतना ज़्यादा अच्छा है। अगर 4 स्टॉक डूब गए तो आपका 80 to 90% आपका जो क्या कहते हैं पोर्टफोलियो वो सीधा रेड में आ जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए, म्यूचुअल फंड में कहीं ना कहीं रिस्क थोड़ा सा कम रहता है, रिवॉर्ड्स डेफिनेटली स्टॉक रिसर्च के हिसाब से या खुद का अपन रिसर्च करते हैं तो उसके हिसाब से भी थोड़ा सा कम ही रहता है, बट कहीं ना कहीं आपको रिस्क फ्री एक माइंडसेट मिलेगा। तीसरी अच्छी बात जो मुझे लगती है म्यूचुअल फंड की, नो स्ट्रेस ऑफ स्टॉक रिसर्च। अभी जैसे मान लो मैंने दुनिया भर के वीडियो डाले हैं टेक्नो फंडामेंटल एनालिसिस के, टेक्निकल एनालिसिस के, आईपीओ रिलेटेड। अभी आप लोगों को इस मान लो ये सब कुछ नहीं समझ में आता है कि, या अगर समझ में आता भी लेकिन आपके पास उतना टाइम नहीं है रिसर्च करने के लिए, या उतना लोड नहीं लेना है कि अरे भाई मैंने रिसर्च तो कर लिया लेकिन मुझे फिर भी नहीं मालूम कि कंपनी सही है कि गलत है, तो मैं क्या करूँ, सीधा म्यूचुअल फंड में पैसे डाल दो। क्योंकि जो बंदा बंदी जो भी उधर जो फंड मैनेजर जो उधर काम कर रहा है, ठीक है, वो फंड मैनेजर एक्सपर्ट है, उसका काम ही है कि वो स्टॉक ढूंढ के देगा आपको, या आपके बिहाफ पे वो आपके पैसे को इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। तो वो खुद ऑब्वियसली देखेगा कि अच्छे अच्छे स्टॉक ढूंढो और अच्छा मैं अपने इन्वेस्टर को रिटर्न बना के दूँ, क्यों, क्योंकि पहली बात अगर आपको उधर से फ़ायदा हो रहा है, ठीक है, आपको अगर उधर से प्रॉफिट मिल रहा है तभी जाके आप आगे और उसी म्यूचुअल फंड हाउस में और इन्वेस्ट करने का सोचोगे और अपना जो भी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बढ़ाने का सोचोगे। अभी इसके अंदर म्यूचुअल फंड को क्या फ़ायदा होगा, जैसे कि हम लोग ने पिछले स्लाइड में डिस्कस करा था, एक्सपेंस रेशियो मिलेगा वो लोग को, ठीक है, एक्सपेंस रेशियो। और अगर आपने कभी जल्दी में अगर पैसे निकाल दिए तो उसका एग्जिट लोड भी वो लोग को मिलेगा, एग्जिट लोड भी वो लोग चार्ज करेंगे, ठीक है। और कोई म्यूचुअल फंड के साथ अगर एंट्री लोड है तो वो लोग वो भी चार्ज करेंगे, ठीक है। तो डेफिनेटली वो लोग के चार्जेस में ही और ज़्यादा पैसे कमा लेंगे, बट वो चार्जेस के थ्रू मतलब अपने नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए वो लोग का जो परफॉर्मेंस है वो भी अच्छा करना पड़ेगा, जिसके लिए जो फंड हाउस है वो लोग अच्छा कोशिश ये करेंगे कि भाई जितना वो लोग अच्छा परफॉर्म कर सके, जितना अच्छे स्टॉक लोग रिसर्च कर सके उतना ज़्यादा अच्छी बात है। तो वो लोग का काम ही स्टॉक रिसर्च करना, तो हम लोग को स्ट्रेस लेने की ज़रूरत ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं हम लोग का वो काम बच जाता है और हम लोग एक प्रोफेशनल हायर कर लेते हैं, ठीक है। अभी इसका डेफिनेटली जैसा कि हम लोग ने डिस्कस करा था कि भाई कॉन्स भी होते हैं, यानी कि खामियां भी होती है। तो मुझे सबसे बड़ी खामियां लगती है कि नो कंट्रोल ऑफ विच स्टॉक टू बाय और सेल, ठीक है। अभी मान लो मेरे पोर्टफोलियो में 10 स्टॉक है, ठीक है, जिसमें से मुझे अगर मान लो मैंने खुद से रिसर्च करा है तो मुझे ऐसा लगता है कि जिसमें से 2 स्टॉक का बेकार सा कर रहा है, तो मैं वो 2 स्टॉक को बेच के अपने पोर्टफोलियो में सिर्फ 8 ही स्टॉक रख सकता हूँ और कोई दूसरे स्टॉक को मैं खरीद सकता हूँ, या जब खरीदना है तब खरीद सकता हूँ, या जब मुझे अगर पैसे कैश में चाहिए तो मुझे क्या बोलते हैं मैं रख सकता हूँ। लेकिन म्यूचुअल फंड अगर आप लेते हो, कोई भी फंड आप लेते हो, तो मान लो अभी म्यूचुअल फंड क्या करता है, वो लोग 40-50 स्टॉक ले लेंगे आपके बिहाफ पे, ठीक है। अभी वो 40-50 में से मान लो उसने 50 स्टॉक ले लिया, ठीक है, आपके पोर्टफोलियो में,
आपके फंड में 50 स्टॉक है, जिसमें से 30 ऐसे स्टॉक है जो जो कंपनी आपको पता है, आपको आप उनके ऊपर भरोसा कर सकते हो, सब कुछ समझ सकते हो ये वो। बाकी जो 20 ऐसी कंपनी है ना, उसमें से 10 कंपनी के बारे में आपको पता है, लेकिन आप श्योर नहीं हो, ठीक है, कि ये कितना अच्छा करेगी आगे टाइम के आगे चल के मार्केट में। और जो 10 कंपनी है ना, उसके बारे में आपने सुना ही नहीं है, उसके बारे में आपको इतना ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है, कोई नई इंडस्ट्री में से है, या फिर आपने मतलब गूगल वूगल करके रिसर्च भी करा, तो भी कहीं ना कहीं आप इतना कन्विंस्ड नहीं हो कि ये मार्केट में अच्छा परफॉर्म करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप उन 10 स्टॉक को आप निकाल नहीं सकते हो। आप ये नहीं फंड मैनेजर को जाके बोल सकते कि भाई मैं तुम्हारे पास 1000 रुपये इन्वेस्ट करता हूँ हर महीने, ठीक है, पूरे साल के मैं आपके पास 12,000 रुपये इन्वेस्ट करता हूँ, अभी आपने जो 50 स्टॉक लिए है, मुझे इस 50 के 40 स्टॉक ही करने हैं। ये नहीं हो सकता है, ठीक है। जो आपने आपने जिम्मेदारी दी है एक फंड मैनेजर को, अभी आपको उस फंड मैनेजर के ऊपर इतना भरोसा रखना पड़ेगा कि हाँ भाई, अगर इसने ये स्टॉक चुने हैं तो ये मेरे और खुद के फ़ायदे के लिए ही चुन रहा है, और ये कहीं ना कहीं अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो इस बात का हम लोग को ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। बट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमेशा सारे फंड मैनेजर अच्छा ही परफॉर्म करेंगे, या कभी कोई बुरा फेज़ नहीं आएगा और कोई वो लोग गलत स्टॉक चूज़ नहीं कर सकते, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ। बट मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आपके पास वो कंट्रोल नहीं रहेगा कि कौन से स्टॉक कब बाई करने कब सेल करने हैं। अगर म्यूचुअल फंड मैनेजर को लगता है कि भाई क्या कहते हैं कि ये स्टॉक की परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं डगमगा रही है, लेकिन आपको लगता है कि नहीं भाई, ये टेक्निकली या प्राइस वाइज अभी नीचे भले से गया है, बट फंडामेंटली वो अभी भी उतना स्ट्रांग है, तो अगर म्यूचुअल फंड मैनेजर को ये नहीं लगता है कि भाई फंडामेंटली इतना ग्रो कर सकता है आगे चल के, वो कहीं ना कहीं अपने पोर्टफोलियो में से निकाल देगा। अगर अपने पोर्टफोलियो में से उसने निकाल दिया, तो आपके फंड में से भी वो निकल जाएगा, करेक्ट, क्योंकि वो फंड में ही नहीं रहेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि अब भाई मैं ये कंपनी अच्छी है, तो अगर आप उसकी जगह रहते तो आप शायद और बाई करते। लेकिन फंड मैनेजर का थिंकिंग अलग है, आपसे अलग है, वो कुछ शायद कुछ और चीज़ देख रहा है जो हम नहीं देख पा रहे। और प्रोज में एक और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना भूल गया यहाँ पर। प्रोज में एक और एक चीज़ क्या होती है मालूम है क्या, कि फंड मैनेजर के पास इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। काफ़ी इन्फॉर्मेशन वो लोग के पास, इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है ना, जो हम लोग के पास कभी नहीं आ सकती है, या आएगी भी तो भी वो तब आएगी जब वो इन्फॉर्मेशन बहुत पुरानी हो गई, उस इन्फॉर्मेशन का अभी कुछ काम ही नहीं है, या जो पर्पस था वो ऑलरेडी हो चुका है। क्योंकि क्या होता है, जो बड़ी बड़ी कंपनी रहती है ना, वो लोग को भी चाहिए रहता है, बड़ी बड़ी क्या इनफैक्ट सारी कंपनी को चाहिए रहता है कि हमारी कंपनी में लोग इन्वेस्ट करें। तो इन्वेस्ट करने के लिए जो बड़े बड़े जो फंड हाउस रहते हैं, हेज फंड्स रहते हैं, वो सब के जो एनालिस्ट लोग रहते हैं, एनालिस्ट लोग कंपनी के पास जाते हैं, वो लोग से समझते हैं कि भाई कंपनी का काम कैसा चल रहा है, ठीक है, परफॉर्मेंस कैसी चल रही है अभी। और मैं ये फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। वो लोग लिटरली, वो लोग क्या कहते हैं, गोडाउन वोडाउन में जाके देखते हैं कि भाई काम कैसा चल रहा है, बिजनेस कैसा चल रहा है, वो लोग के फ्यूचर प्लान्स क्या है, क्या क्या वो लोग इंप्लीमेंट करने का सोच रहे हैं, वो लोग कौन कॉल्स में जाएंगे, बहुत सारे मीटिंग्स वो सब में जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें होती है, इन्फॉर्मेशन जो म्यूचुअल फंड हाउस को ऐसे एकदम चुटकियों पे मिलती है, और हम लोग को नहीं मिल पाती। इनफैक्ट सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड हाउस को नहीं, अगर आप एक बड़े इन्वेस्टर हो, आपका मार्केट में नाम है, आपका जो क्या कहते हैं पोर्टफोलियो है उतना बड़ा, ठीक है, 200 300 400 करोड़ का पोर्टफोलियो है, तो आपको भी कंपनी मिलेगी, क्योंकि आप उनकी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करो उतने। अगर आप ये सोचोगे कि भाई मेरे पास 1000 रुपये है, ठीक है, मेरे पास 1000 रुपये है, और मुझे क्या कहते हैं, मुझे अंबानी अंबानी से मिलना है, क्योंकि मैं उसकी कंपनी में 1000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा हूँ, अंबानी भगा देगा अपने को, समझ रहे हो तुम। अगर ये 1000 की जगह 10,000 करोड़ होते, तो एक बार अंबानी सोचता भी हाँ भाई मैं मिल सकता है इस बंदे से, क्योंकि मेरी कंपनी में 10,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने वाला है, ठीक है। तो वो डिफरेंस एक हो जाता है, समझ रहे हो। तो इसके लिए ना, जो म्यूचुअल फंड हाउस रहते हैं वो लोग के पास काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रहता है, क्योंकि ये लोग के पास उतना एक्सेस है इन्फॉर्मेशन के, ये लोग के रिसोर्सेज है वो लोग के पास। तो ये चीज़ का हम लोग को ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। तो आई होप गाइज आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये वीडियो कैसा लग रहा, क्या लगा। और उसके बाद जो अगर आगे चल के जो भी वीडियोस और चाहिए आप लोगों को म्यूचुअल फंड के ऊपर, तो जल्दी से जल्दी म्यूचुअल फंड कमेंट करना,
और अगर मैंने इसमें कुछ मिस कर दिया होगा या अगर कुछ आपको लगता है कि आप ऐड कर सकते हो तो वो भी कमेंट में ऐड कर देना। तो जो भी हमारे जो भी दूसरे भाई बहन लोग होंगे जिन लोग को म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानना है वो भी उन लोग को और समझ में आ जाएगा। और ये जो वीडियो का फॉर्मेटिंग है, ये जो पीपीटी स्टाइल में बना है, वो कैसा लग रहा है आप वो भी ज़रूर कमेंट करके बताना। तो चलिए गाइस, मैं मिलता हूँ तब तक अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।